अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस की क्या अपडेट्स हैं। अभी फर्दर जो है वो क्या प्रोग्रेस होने वाली है या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, उनकी तरफ से क्या क्या लीगल ग्राउंड्स लेने चाहिए और क्या क्या एस्पेक्ट्स जो हैं वो अभी मद्देनज़र रखने चाहिए। इस लीगल बैटल में, इस मामलात में हम इंशाल्लाह आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक एज वेल एज जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए इंशाल्लाह इसको लीगल डोमेन में रहते हुए इंशाल्लाह कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल रिमांड हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का 7 डेज का, उसकी क्या लीगल इम्प्लीकेशंस है। नंबर टू, फिजिकल रिमांड का क्या मतलब होता है और उसमें अगर कस्टडी किसी को, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को या फॉर एग्जांपल किसी पुलिस को दी गई हो तो उसका क्या मतलब है और उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं और ये इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी होती हैं और इनके जो डिफेंस लॉयर्स हैं, डिफेंस काउंसिल हैं, उनको किन किन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखना चाहिए वाइल डिफेंडिंग दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो इन सारी चीजों को हम लीगली इंशाल्लाह देखेंगे। फिर उसके बाद अब एफआईए ने उसकी कॉग्निजेंस ली है 7 डेज की, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन पैरामीटर्स पे एफआईए जो है जनरली कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें एफआईए डायरेक्टली अपनी पावर्स इन्वोक कर सकता है, यानी वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकता है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक नई जो अपग्रेडेशन हुई है, जो नया स्टेटस जो है वो अपडेट हुआ है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो 295C की एफआईआर थी, क्योंकि हमारा प्रीवियस लेक्चर था कि 295C जो है वो उनके ऊपर इन्वोक नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने किसी की कोटेशन को कोट किया, तो लिहाजा उनकी अपनी इंटेंशन डेलिब्रेशन नहीं थी, तो लिहाजा ये उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। तो हमने पहले इसके ऊपर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या अगर 295C को अगर प्रोसिक्यूशन 295A में कन्वर्ट करते हैं कि जी किसी भी रिलीजन की जो है, यानी क्रिश्चियन जो रिलीजन है उनकी जो है वो फीलिंग्स को आउटरीच करने की कोशिश की गई, तो वो उसके ऊपर हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उसका अगर आप 295C से एफआईआर के उसको जो है वो सेक्शन को ऐड या जो है वो उसमें से जो है वो हज़फ कर दें तो उसका क्या मतलब होता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो इनक्रिमिनेट करे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रिगार्डिंग दिस सेंसिटिव इशू। तो क्या आप अब इस सिचुएशन में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे कोलीग्स ने, बहुत सारे लॉयर्स ने, इवन बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रीवियस वीडियोस में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया और बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे। तो आई वाज मच बिजी क्योंकि सिविल और क्रिमिनल प्रैक्टिसेस और ये जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स और उसमें आई वाज लाइक, तो इस वजह से अभी जो है वो मुझे वीडियो बनाने में देर हो रही है। लेकिन आज हम तमाम जो जो भी आज तक अपग्रेडेशन हुई है रिगार्डिंग दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब केस, इंक्लूडिंग एफआईए's कॉग्निजेंस, इंक्लूडिंग द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल रिमांड और उसके बाद जो है वो कॉग्निजेंस ऑफ द रावलपिंडी कोर्ट्स और रेमेडीज टू द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आज अभी उनके पास क्या रेमेडीज हैं। तो मेरी उनकी लीगल टीम से भी डिस्कशन हुई, तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसको टेकअप करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जो जो हमारा यानी ऑडियंस ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो उनमें मैं अब सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है वो वैलिड क्वेश्चन पूछे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। पहला क्वेश्चन ये था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उनकी जो फिजिकल रिमांड हुआ है 7 डेज का, एफआईए को कॉग्निजेंस दे दी गई, तो उसका अब
अब नेक्स्ट उसके अंदर क्या है, या फिजिकल रिमांड का क्या मतलब है। फिजिकल रिमांड अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी जो है वो टेकअप किया जाता है जब कोई भी शख्स अंडर कस्टडी हो, तो उसके दौरान, कस्टडी के दौरान अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो कोई भी जो जो भी अथॉरिटी किसी शख्स को अरेस्ट करती है, तो दे आर ड्यूटी बाउंड के वो विद इन 24 आवर्स उसको अपीयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो पेश किया गया कोर्ट में, और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर में पहले अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद 295 की एफआईआर हो गई। अब जो प्रीवियस वीडियोस थी हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि 295 इसके ऊपर इन्वोक नहीं हो सकती। अगर होगी तो जितने उल्मा, जितने मुफ्ती ये जो इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सब के ऊपर इन डिटेल जो है वो ये लागू होगी। उसके अलावा मैंने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स और इवन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की यूनिवर्सिटीज हैं रेलिवेंट, उनसे बहुत सारे फतवे और बहुत सारे जो हैं वो उनकी बुक्स रेलिवेंट, और बहुत सारे जो इस्लामिक जो पिलर्स हैं, इवन जो इस्लामिक टीचिंग्स के हब हैं, उनसे फतवे जो हैं वो जो हैं हमारे पास पहुंचे हैं। तो उनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इवन बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, जो बड़े स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस जो 295 के बारे में और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर जो एक फतवा दिया गया है एक मौलवी साहब के पास के थ्रू, उसकी जो है वो क्या जो है वो उसको उन्होंने किस तरह से नलिफाई किया, वो सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 167 में फिजिकल रिमांड होता है। तो फिजिकल रिमांड का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि किसी भी अक्यूज को टॉर्चर किया जाएगा या उसको जो है वो सेल में जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो इंक्रिमिनेट किया जाएगा, ऐसा मतलब नहीं होता। इस इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल रिमांड का मतलब ये है कि वो एफआईए ये क्रॉस चेक करेंगे कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर उनके साथ जो वीडियो अपलोड हुई है, क्या वो वीडियो जो है उसको फोरेंसिक करा के देखा जाएगा कि क्या उस वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट है जो ब्लास्फेमस हो, या जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रिलेटेड नाउज़ुबिल्लाह कोई डेरोगेटरी रिमार्क है या नहीं, तो इस चीज के बारे में देखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि नॉर्मल पुलिस के पास अगर एफआईआर लॉन्च हुई है, तो क्या नॉर्मल पुलिस से जो इन्वेस्टिगेशन है एफआईए डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है या नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बात ये कि अगर एफआईआर लॉन्च नॉर्मल पुलिस के पास हुई हो, तो एफआईए कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। तो ये इंजीनियर साहब की लीगल टीम को पता होना चाहिए कि इसको कॉग्निजेंस लेने के लिए जो नॉर्मली साइबर क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और जो ऑनलाइन क्राइम्स हैं, उनसे रिलेटेड जुरिस्डिक्शन एफआईए टेकअप कर सकती है। तो इसकी जो मेन इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, और इसको ये लीगली चैलेंजेबल है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में कि आप इस क्वेश्चन को वहां पे जो है वो टेकअप करें, जो भी उनकी लीगल टीम है, कि एफआईए इस तरह से डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। सेकंड वन ये कि अगर एफआईआर में पीका के कुछ एक्ट्स शामिल हों, फॉर एग्जांपल पीका की कोई जुरिस्डिक्शन, तो उसके लिए भी प्रोसेस हैज बीन लेड डाउन कि वो नॉर्मल पुलिस से कैसे कॉग्निजेंस लेके जो है एफआईए जो है वो टेकअप करेगी, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर प्रोसेस हैज बीन लेड डाउन। तो उसको जो है वो फॉलो नहीं किया गया, तो लिहाजा डायरेक्ट रिट जुरिस्डिक्शन में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, इस कस्टडी को। सेकेंड वन ये कि अब क्योंकि ये सारा मामला हो गया, ये एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है जिसमें डेथ सेंटेंस पनिशमेंट है अगर प्रूव हो जाए तो, और मैंडेटरी पनिशमेंट है, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो है वो वर्डिक्ट्स दिए हुए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पैरामीटर जो मैंने आपको पहले बताया कि तज़कियतु शहूद के विटनेसेस, या फिर जो है वो जो हद लागू करने के लिए जो जो पैरामीटर्स प्रोवाइडेड हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर होगा, तो फिर ये केस जो है वो आगे फर्दर जो है वो इसमें पनिशमेंट और प्रोसीडेबल होगा मामला।
अब एक नया क्वेश्चन जो कि अभी प्रोसिक्यूशन को, मैंने लास्ट वीडियो में लीगल टीम के लिए भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, लीगली जो मामलात इंपॉर्टेंट थे, कि उस वक्त अगर इसको चैलेंज किया जाता 295 सी को, कि 295 सी जो है वो इंजीनियर साहब के ऊपर इन्वोक नहीं हो सकती, बिकॉज उन्होंने किसी की कोटेशन जो है वो उसको या किसी की चीज को रेफर किया कि फलां उन लोगों का ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कॉन्सेप्ट है। तो अब उसके ऊपर 295 सी नहीं लग सकती क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स ही पूरे नहीं होते थे। तो अब इस वीडियो के बाद कुछ दिन के बाद अभी जब मामला आया तो अभी हमें पता चला कुछ सोर्सेज से कि उसको 295 सी के साथ 295 ए को भी ऐड कर रहे हैं कि जी क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एज सच कोई एविडेंस नहीं है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, तो इसलिए अब हुआ क्या, इसमें बहुत सारे मुफ्तियान इकराम, बहुत सारे उलेमा और बहुत सारे लोग जिन्होंने सेम कोट किया सब कुछ, तो वो सारे क्योंकि 295 सी की जद में आ सकते थे, इनको बाद में जो है वो कंट्रोल किया जा सकता था, इसलिए अब वो प्रोसिक्यूशन का शिफ्ट होना 295 सी से डायरेक्ट 295 ए की तरफ जाना का मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है, अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग एविडेंसेस, तो लिहाजा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है बेल का कि आप सबसे पहले उसको फिजिकल रिमांड को आर्ग्यू करें, नेक्स्ट जब डेट हो 19 तारीख है नेक्स्ट उनकी, उस पे केस को आर्ग्यू करें और फिजिकल रिमांड को चैलेंज करें कि उसके अंदर और क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। गॉट इट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एफआईए नॉर्मली क्योंकि साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन क्राइम्स और पीका के अंडर जो भी ऑफेंसेस आते हैं वो सारे उनको टेकअप करते हैं। अगर इवन दो एफआईए की जुरिस्डिक्शन फिर भी अगर ऐड ऑन करनी है तो उसके लिए भी पीका के सेक्शंस का या एफआईए के जो कॉग्निजेंस में लॉज आते हैं उनके अंडर एफआईआर का होना जरूरी है। अगर वो एफआईआर एग्जिस्ट करेगी तो देन जो है वो एफआईए कॉग्निजेंस ले सकती है, अदरवाइज नो। ये चैलेंजेबल है और जुडिशियली नोटिसेबल है कि इसको जो है वो टेकअप किया जा सकता है। नेक्स्ट आप आ जाएं जी कि कैसे जो है वो आप इसको मामलात को जो है वो टेकअप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है। अब अगर फिजिकल रिमांड हो जाता है तो सबसे पहले फिजिकल रिमांड जब तक रहेगा, ये ज्यादा मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड, 15 दिन का रिमांड होता है, तो इसमें होता क्या है कि जब फिजिकल रिमांड 7 दिन का हुआ है फिर नेक्स्ट हो सकता है 2 दिन या 4 दिन का मजीद दिया जाए या 5 दिन का। अगर कोई भी प्रोसीडिंग या कोई ना कोई प्रोसीडेबल मवाद या कोई ऐसी चीज अगर मिलेगी तो देन जो है वो आप कह सकते हैं कि इनको जो है वो फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन के उनको जो है वो फर्दर रिमांड दिया जाएगा, अदरवाइज जो है उनको वापस जो है वो टेकअप कर दिया जाएगा, वापस जो है जुडिशियल लॉकअप में चला जाएगा। तो जो ही जुडिशियल होंगे, जुडिशियल लॉकअप में जाएंगे, जुडिशियल कस्टडी जो है वो बेसिकली एक सिविल कस्टडी है और सिविल कस्टडी होने की वजह से तो वो फिर जो एक साइड पे, यानी यूं समझ लें कि पुलिस की डायरेक्ट इन्फ्लुएंस से वो बाहर चले जाते हैं और फिर जुडिशियल लॉकअप में वहां पे फिर उनका बेल का राइट बन जाता है और फिर वो आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ये केस चल रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी लीगल टीम का विजिलेंट होना बहुत जरूरी है कि आपको लॉ के हर एस्पेक्ट का पता होना चाहिए कि अभी फॉर एग्जांपल कहीं पे इलीगैलिटी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां पे जाके जो है वो रेमेडी अवेल करनी है। तो बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट तो मैं क्या कहता हूं कि इस चीज को कि आपको बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें हैं तो मैं उनको सिर्फ लीगल डोमेन में जो है वो चीजें डिस्कस करता हूं और उसको मैं चाहता हूं कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक लेमैन थिंकिंग से आप बाहर आके सोचें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर 295 सी से ए में शिफ्ट होता है तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्या अगर वो क्रिश्चियंस का नाम लेके 295 ए ऐड करते हैं कि 295 ए जो है वो फॉर एग्जांपल कि जी नहीं जी देखें इन्होंने मुसलमानों का तो जो कॉग्निजेंस है वो अलग, लेकिन इन्होंने क्रिश्चियंस की जो है वो फीलिंग्स को हर्ट किया, तो टेक्निकली ये भी प्रोसीडेबल नहीं है। बिकॉज जो क्रिश्चियंस हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर, उसमें कंप्लेनेंट कौन है, मुस्लिम है,
तो मुस्लिम कंप्लेनेंट होने पे मुसलमान ही एक्यूज्ड कैसे हो सकता है? कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पे कैसे कह सकता है कि भाई इसने क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो है वो फीलिंग्स को हर्ट किया, जबकि उनकी यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस और वो पढ़ाया जा रहा है उसके रेफरेंसेस मैं इंशाल्लाह लिंक में दे दूंगा, तो वो भी आप पढ़िएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहां लीगल बैटल में बैठे हैं, लीगल चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लीगली वो भी प्रोसीडेबल नहीं है क्योंकि कंप्लेनेंट मुस्लिम है, कि 295 सी जो है वो ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिम है। अगर फीलिंग हर्ट होती तो भाई कोई क्रिश्चियन कंप्लेनेंट होता तो इसमें 295 ए ऐड होती। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लियर कट बताया था कि इंजीनियर साहब के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, और उसमें मैंने बताया था कि वो क्वाशमेंट में जा सकते हैं क्योंकि 295 सी के इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो जब क्वाशमेंट में उस वक्त वो जाते तो फौरी तौर पे कोर्ट ने पूछना था, हाँ जी लीगल ग्राउंड, लीगल मामलात पे बात होनी थी 561 ACRPC में कि जी आप मुझे बताए 295 सी ये कैसे इन्वोक होती है। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो आंसरलेस, स्पीचलेस हो जाती और क्या होना था, केस खत्म हो जाना था फौरी तौर पे, 295 सी FIR क्वाश हो जानी थी। अब होता क्या है कि इतना टाइम तकरीबन 15-20 दिन मिल गए, 25 दिन जो है वो प्रोसिक्यूशन को, कि हम फॉर एग्जांपल अपने केस को, क्योंकि 295 सी जो है वो नई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही उसकी, तो लिहाजा उन्होंने प्रोसिक्यूशनल शिफ्ट जो है वो हुआ और उन्होंने 295 सी ऐड करके चले मामले को जनरलाइज करके इसको 295 सी से चलो एक की तरफ मूव करते हैं। ऑब्वियसली उसमें जी आउटरेज दी फीलिंग्स ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स के जी रिलीजन की जो है वो आपने जो है वो मुझे जनरलाइज कर दिया, क्योंकि अभी भी कोई प्रोसिक्यूशन के पास या इवन ओवरऑल जो है कोई ऐसी डेरोगेटरी रिमार्क्स या ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये अब आपका ये कंक्लूजन है कि क्या ये प्रीवियस एनमिटी को जो है वो फरोग दिया जा रहा है, या कोई कॉन्स्पिरेसी है, या क्या ऐसा मामला है जिसकी वजह से, ये कौन सा प्रेशर है जिसकी बेस पे ये मामला सारा जो है वो टेकअप किया जा रहा है। तो नई एक और चीज जो इसमें डेवलपमेंट हुई जो मेरे इल्म में आई, उसमें क्या है कि जो फॉर एग्जांपल जो अभी प्रीवियसली जो है वो डिस्कस हुआ था कि मैडम जो ईमान मजारी ने जो कुछ केस किया हुआ है ब्लास्फेमस गैंग के बारे में, और कुछ चीज़ें, कुछ हमें ये भी पता चला है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ से उस गैंग में से भी कुछ लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामलात है, लेकिन अब हम लीगल एस्पेक्ट को क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो हम लीगली ही इन चीजों को चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिमांड का प्रोसेस है वो प्रोसेस इज गुड कि जी इसमें इन्वेस्टिगेशन और सारे मामला जो है वो तय किए जाते हैं। ये है जो यूजुअल प्रोसेस होता है, जो एक नॉर्मल किसी भी क्रिमिनल केस के बाद होता है कि जी फिजिकल रिमांड में जाते हैं आप लोग, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसकी फिजिकली प्रेजेंस होती है, और उसमें उसका उनका जो मोबाइल फ़ोन है, या अगर पीका से रिलेटेड कोई मामलात है तो मोबाइल फ़ोन वगैरह या कोई ऐसी इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रेमेडी अभी इस वक्त उनके पास अवेलेबल है कि वो हाई कोर्ट से रब्ता करें। हाई कोर्ट में कैसे जो है वो जाना है उनकी लीगल टीम को पता होना चाहिए। नंबर 2, अगर वो फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट नहीं जाते तो फिजिकल रिमांड नेक्स्ट 19 जो डेट है 19 सितंबर, उस डेट को उसको बेहतरीन लीगल ग्राउंड्स के साथ और प्रेसिडेंट्स के साथ और जजमेंट्स के साथ आप कंटेस्ट करें कि फिजिकल रिमांड की फर्दर जरूरत नहीं है। इट्स बेसिकली ए टूल ऑफ प्रेशर, कि वो एक प्रेशर क्रिएट करें और जिससे जो है वो अपने जो भी अल्टीरियर मोटिव जो लोगों के हैं वो उसको पूरा करें। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखें। जजेस जो हैं वो वेट करते हैं कि जी हमें कोई लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड हो, कि कहीं से कोई ना कोई हमें जो है वो, ऑब्वियसली आपने दोनों तरफ लॉयर्स होते हैं, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो जजेस भी उसको जो है वो, ऑब्वियसली उन्होंने भी केस लॉज और जो फैक्ट्स हैं और इन सारी चीज़ों और एविडेंस के ऊपर जो है वो बात करनी होती है, तो दे आर ड्यूटी बाउंड कि उसके अंडर जो है वो उन्होंने रहते हुए डिस्कस करना है। तो आप बेहतर ये होता है कि आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से केस बना के लेके जाएं, तो अंडरस्टूड बात है कि कोर्ट जो है वो उसको टेकअप करती है। फिर उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफेंस था, अब हम अगर फॉर एग्जांपल इसको कंक्लूड करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अभी फिलहाल अब करंट सिचुएशन में क्या क्या
रेमेडीज अवेलेबल हैं। पहली रेमेडी उनके पास ये है कि जो फिजिकल रिमांड उनका हुआ है 7 दिन का, कि उनकी लीगल टीम उसको कंटेस्ट करे प्रॉपर तरीके से, विद फुल बैकिंग एंड फुल फोर्स ऑफ लॉ से, और प्रेसिडेंट्स की बैकिंग के साथ। और फिर या इवन जो एविडेंस हैं क्रिश्चियंस की बुक्स में, मेरे पास लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा, क्रिश्चियंस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से जो है वो एक दोस्त ने जो है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके वहां से जो है वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो क्रिश्चियंस की बुक्स की जो बहुत सारी सीरीज हैं उनके सारे जो हैं वो रेफरेंसेस जो है वो मुझे दिए। वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरा उनके पास रेमेडी क्या है, जब 295C से ए में शिफ्ट हुआ तो डेफिनेटली उनका ग्राउंड बन गया बेल का। थर्ड वन ये कि स्टिल ये क्वाशमेंट में जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में ये बात चैलेंजेबल है कि भाई 295C से ए में शिफ्ट हुआ तो कंप्लेनेंट मुस्लिम है, तो मुस्लिम ये कैसे डिटरमिन कर सकता है कि जी क्रिश्चियन की जो है वो फीलिंग जो है वो आउटरेज हुई है। तो लिहाजा ये एफआईआर जो है उसकी बैकबोन वैसे ही क्रैक कर गई है, तो ये लीगली वैसे ही जो है वो प्रोसीडेबल नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स ये कहता है, मुस्लिम्स में से कोई एक सेक्ट या फिरका उठ के अगर इस बात को डिस्कस करता है कि हमारी फीलिंग जो है वो हर्ट हुई है या हमारे उसके अंदर, तो अंडरस्टूड बात है कि उसके लिए उन्हें 295C जो है वो डिटरमिन करना जरूरी है। जो चीज कुरान और हदीस में ऑलरेडी डिटरमिंड है, जिनके रेफरेंसेस मौजूद है, और उसके खिलाफ कोई भी रिलीजन कोई भी सेक्ट बात करेगा तो वो अंडरस्टूड बात है कि वो नफी में नेगेटिव में जाएगा उसका आंसर। तो कोर्ट्स ऑफ लॉ में बेसिक लॉ, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। मेरिट के ऊपर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप यूं समझ लें कि ये कंट्राडिक्शंस जितने भी आए हैं, इन कंट्राडिक्शंस को आप इसको हाईलाइट करें। नंबर 2, हाई कोर्ट की अपना जो एफआईए है उसकी कॉग्निजेंस को चैलेंज किया जा सकता है, ये भी जुडिशियली नोटिसेबल है। फिर अगर फॉर एग्जांपल पीका के अंडर कोई एफआईआर कटी है तो एक वक्त में दो पुलिस या एफआईए सारे ही कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो आप पहले डिटरमिन करेंगे कि क्या ये ऑफेंस पीका के अंडर आया है सोशल मीडिया के खाते में डाल के, या जो है ये अदरवाइज जो है वो किसी की उसकी कॉग्निजेंस में आता है। तो एक शख्स के अंदर 403 सीआरपीसी जो है वो बार करती है, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ जेपर्डाई है वो बेसिकली अट्रैक्ट हो जाता है कि एक बंदे को दो ऑफेंसेस में जो है वो पैरेलल दो प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं चलाया जा सकता, या दो तरह से पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, या उसको एफआईए कॉग्निजेंस लेके उसके अंदर पनिशमेंट की तरफ लेके जाएगी, या उसके ऊपर नॉर्मल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करके मामलात को आगे लेके जाएगी। तो इन ऑल सिचुएशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चाहिए कि अपने लीगल डिफेंस, अपने एविडेंसेस, अपने जो है वो मामलात को अपना जो है अभी से प्रिपरेशन शुरू करें, ताकि जरूरी ये होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर आप डिले करेंगे तो प्रोसिक्यूशन को चांस मिल जाता है कि वो अपने स्टेटमेंट्स को इंप्रूव कर लेते हैं। अब जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसमें मैंने जो रेमेडीज बताई थी आपको उस टाइम पीरियड पे कि 295C मेंटेनेबल नहीं है, अगर ये उसी वक्त हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी जाती तो अंडरस्टूड था कि 295C के अंडर जो है वो हाई कोर्ट ने लीगल जब क्वेश्चन पूछने थे और आपके पास सारे प्रूफ्स के साथ और आपके जो क्रिश्चियंस की जो सारी बुक्स के रेफरेंसेस और वो सारी चीजें आप लगा के जब कोर्ट में फाइल करते हाई कोर्ट्स में, तो हाई कोर्ट लीगल मामलात के ऊपर जब डिस्कस करती और ऑन कैमरा जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती, तो ऑटोमेटिक जो है वो लोगों को भी और कोर्ट्स को भी और सबको पता चल जाना था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट जो है वो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी हुई। तो ये क्लैरिटी हो जाती। अब क्योंकि उनकी तरफ से डिले आया और उस डिले की वजह से अब जो है वो उनको अब 295C को कन्वर्ट किया जा रहा है 295A की तरफ, कि क्योंकि उनके पास 295C उन्हें पता था कि इमीडिएटली उसको जो है वो खत्म कर दिया जा सकता है, तो लिहाजा 295A यानी कि जनरलाइज्ड वे में 295A कहते हैं कि कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स या कोई ऐसी चीज जो किसी भी एक रिलीजियस सेक्ट रिलीजन की किसी भी रिलीजन के बारे में आउटरेज करने के लिए उसकी फीलिंग्स को जो है वो अगर आपने किया है, ऐसा कुछ बदतमीजी की है, तो देन जो है वो आपके ऊपर जनरली लायबल है।
उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस की बजाय 10 साल है, तो वो वापस जो है वो उसकी इंटेंसिटी जो है ऑफेंस की बिल्कुल मिनिमाइज होगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रेंथन हो गया कि उन्होंने कहा चले जी फला सेक्शन हजफ शुद्ध क्योंकि नहीं बनता, लिहाजा 295A जो है वो हम इन्वोक कर रहे हैं। अब उससे उसको एटलीस्ट जो है वो गेम को आगे चलाने के लिए, उस पहिए को आगे चलाने के लिए उन्हें रास्ता मिल गया। तो क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल मामलात में आपको विजिलेंट लेना और स्पीडी तरीके से जो है वो मामलात को टेकअप करना इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? नंबर 1 फिजिकल रिमांड के बारे में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या फिजिकल रिमांड का मतलब यह है कि उसे टॉर्चर करेंगे? किया जा सकता है, लेकिन वो भी चैलेंजेबल है। हर 7 दिन 5 दिन के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो वहां पे पेश किया जाएगा कोर्ट में। 14 दिन टोटल जो है वो टाइम पीरियड होता है, 15 दिन, एक दिन 24 घंटे जो अरेस्ट होने के बाद, और बाकी 14 दिन का रिमांड होता है जो 2-2 4-4 दिन 5-5 दिन के बाद जो है वो दिया जाता है। तो 7 डेज के बाद जो ही अपीयर हो तो उनकी लीगल टीम को चाहिए कि वो एग्जामिन करें, कि उनसे पूछें कि किसी ने टॉर्चर तो नहीं किया, कोई ऐसी मामला, अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो वो भी जुडिशियली नोटिसेबल है, तो इस मामले को भी टेकअप किया जा सकता है। उसके अलावा जो उनकी लीगल टीम है उनको चाहिए अभी से प्रिपेयर करें मामलात को और उसको जल्दी से टेकअप करें, क्योंकि जितना टाइम प्रोसिक्यूशन को आप देंगे वो केस को किसी ना किसी तरीके से, बहुत सारे लोग, इवन आप ये देखें बाद में चाहे बंदा इनोसेंट साबित हो जाए, लेकिन क्रिमिनल केसेस में जितना टाइम आप प्रोसिक्यूशन को देंगे वो क्या करते हैं, उसके अंदर एविडेंस प्लांट हो सकते हैं, टेम्परिंग हो सकती है, कोई भी ऊपर नीचे जो है वो मामलात हो सकते हैं। तो लिहाजा बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट मेरा मशवरा यही है कि एक तो आप जो है वो, आई एम प्रीटी श्योर कि उनके जो लीगल टीम है वो बड़े अच्छे से काम कर रही होगी, लेकिन अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जो है अभी तक जो है वो मतलब साइलेंस है, बिल्कुल कोई ऐसा सच जो है वो कोई मुझे प्रोग्रेस उनके केस में नजर नहीं आई। तो लिहाजा अब ये अब आपका बीइंग ए पब्लिक, जो भी ऑब्वियसली पब्लिक एक पावर है और पब्लिक का ही एक काम है जो कि ओपिनियन बिल्डिंग करते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं मामलात पे। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप कोई भी प्रेशर क्रिएट करें या कोई भी ऐसा मतलब मामला, लेकिन लीगल मामलात में आपको विजिलेंट होना चाहिए। मैं तो इस चीज का भी हामी हूं, बीइंग ए चेयरमैन फेडरल लीगल एजुकेशन कमेटी जो है, मैं तो इसको भी ये कहता हूं कि यार हर, इवन जो बच्चे स्कूल में हैं उनको भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू लॉ जो है वो पढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को अपने बेसिक राइट्स के बारे में, बेसिक ट्रायल्स के बारे में, बेसिक अवेयरनेस के बारे में, और अगर कोई इलीगैलिटी उनके साथ कमिट हो या कोई भी ऐसा मामला हो तो उनको पता होना चाहिए। जैसे हमें मुसलमान होने के नाते दुनियावी इल्म के साथ साथ इस्लामिक लॉ का स्कॉलर भी होना चाहिए, इस्लामिक लॉज के बारे में भी नो हाउ होनी चाहिए। तो इसलिए हमें मतलब लीगली भी अवेयर होना चाहिए हर लिहाज से, और अगर हमें ये जुर्रत है कि हम जो है वो गलत को गलत या सही को सही कह सकते हैं, तो तभी आप जो है वो एक बेहतर मुसलमान बन सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आज किसी के ऊपर बहतान लगाएंगे, आज अगर आप किसी के ऊपर प्रीवियस एनमिटी के ऊपर जो है वो कोई किसी के ऊपर जो है वो गलत जो है वो एलिगेशन लगाएंगे, तो कल डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ने रखा है इसीलिए कि वो जो है वो डिटरमिन होगा, वहां पे ये सब मामला जो है वो वहां पे अकाउंटेबल होंगे, और फिर उसके बाद जो है इवन दुनिया में अल्लाह पाक जो है वो जो किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगाएगा वो उसकी तरफ मुड़ के जरूर आएगा। तो लिहाजा अगर आपका इनके अलावा कोई क्वेश्चन हो, 295C से ए की तरफ कन्वर्ट होने का इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताया, ए में कन्वर्ट होने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस जो है उसकी बैकबोन में क्रैक पड़ गए समझो, और अगर ये हो जाता है, या FIA की कॉग्निजेंस FIA किन मामलात में ले सकता है, और क्या इंजीनियर साहब के मामलात में FIA की कॉग्निजेंस ठीक है? अब बगैर FIR के अगर FIA कॉग्निजेंस लेती है तो ये इनवैलिड है लॉ में। तो लिहाजा इसको जो है वो ये सारी चीजें जुडिशियली नोटिसेबल है। रही बात जो कमेंट्स की है, लीगल मामलात में जो क्रिमिनल लॉ में प्रोसेस है वो लेंथी है। अगर आप प्रोसेस का वेट करते रहेंगे, जो उनकी लीगल टीम है अगर वो प्रोसेस का वेट करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन को टाइम मिलता जाएगा कोई ना कोई नई चीज इम्प्लांट करने का, और वही एक स्टैंस होता है कि आप फर्दर फिजिकल रिमांड लें
कि कोई ना कोई छोटी मोटी प्रोग्रेस हुई, दिखाई जज साहब को, और फिर आगे 2 दिन का 4 दिन का रिमांड ले लिया। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इससे हर हर एक्यूज जो है वो गुजरता है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन विजिलेंट होना और आपको प्रोसेस का पता होना और इलीगैलिटीज, इवन पुलिस ऑर्डर्स, हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो ऑर्डर्स हैं, और उसके अलावा जो इसमें स्पेसिफिकली जो वॉल्यूम 3 है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो डिटरमिन करता है कि कैसे क्या होगा, कैसे पुलिस कस्टडी में लेगी, कितने दिन का रिमांड होगा, आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे होगी, कंप्लेनेंट्स की स्टेटमेंट्स कैसे होंगी, 161 की स्टेटमेंट्स कैसे, ये सारा कुछ जो है वो उसके अंदर डिटरमिन किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हाई कोर्ट रूल्स हैं वो मैंने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा कि वो लोग पढ़ाते हों। तो जो अच्छे लॉयर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स, उनको जो है वो ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और जो ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं वो उनको, क्योंकि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस प्रोसेस सिविल है या क्रिमिनल है, वो सारी चीजें जो हैं वो इवन जो सिविल जुडिशरी या जो लोअर जुडिशरी है, क्रिमिनल या मैजिस्ट्रियल जो पूरी कोर्ट्स हैं, उन सब की गाइडेंस के लिए हाई कोर्ट ने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा आज के लेक्चर के बाद अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन अवेलेबल है इनके अलावा, या किसी का क्वेश्चन एड्रेस होने से रह गया है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।